ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छा, ऑक्सीडेशन क्या मतलब? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है। इसीलिए हमने कहा था कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है दैट इज शोन बाय नेगेटिव साइन। यस और नो? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज शोन बाय नेगेटिव साइन। यस और नो बेटा? एंड रिडक्शन पोटेंशियल शोन बाय पॉजिटिव साइन। मुबश्शिर, ये याद है पिछली क्लास में ये बात हो चुकी थी कि ऑक्सीडेशन में चूंकि इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है, तो इसलिए वो इसलिए अगर मैं कहता हूं कि एक मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है -0.76 वोल्ट, -0.76 वोल्ट, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है? सर ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। और अगर मैं कहता हूं कि एक मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है 0.36 वोल्ट प्लस में, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल? ओके, अब मैंने क्या कहा था तुम लोगों को? बच्चों याद करो, तुम लोगों को हेडिंग डलवाई थी यूज ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज। मैंने कहा था कि इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज को तुम क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। और आज यहीं से बात को दोबारा कंटिन्यू करेंगे कि इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज को आप कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली चीज जो आपको याद रखनी है मेरे बच्चे, वो क्या है कि आप इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं बेटा? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। पहली प्रेडिक्शन क्या कर सकते हैं बच्चों? बोलते जाना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। आप क्या मतलब? अभी बताया कि अगर किसी की ई वैल्यू -0.14 वोल्ट है तो क्या कहोगे? ये मेटल क्या प्रेफर करेगा? ऑक्सीडेशन करना या रिडक्शन करना? ऑक्सीडेशन। अगर किसी मेटल की ई वैल्यू +0.72 वोल्ट है, मुबश्शिर ये क्या प्रेफर करेगा? ऑक्सीडेशन करना, रिडक्शन करना? रिडक्शन सर। अच्छा, अब इसी को मैं इक्विलिब्रियम की फॉर्म में पूछता हूं। अगर लेट्स सपोज इसकी मैं इक्वेशन लिखता हूं इस मेटल की कि मेटल प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स मेटल, मेटल आयन प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स मेटल, तो ऊपर वाले के लिए बताओ इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड पे डायरेक्टेड होगा राइट साइड पे? जी बेटा, वैल्यू को देख के क्या अंदाजा हो रहा है? लेफ्ट साइड। सबको समझ में आता है उर्वा? जी सर, जी कि जी क्योंकि सर, ऊपर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो इसका मतलब है इट इज प्रेफरिंग टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो जो इक्विलिब्रियम में वो डायरेक्टेड है लेफ्ट साइड पे। अच्छा, इसी तरह अगर दूसरे वाले मेटल की बात करें, ये जो दूसरी साइड पे लिखा है मैंने, अगर इसकी भी इक्वेशन लिखनी है लेफ्ट राइट वाली क्या बात है सर? ये दोबारा पूछ लेते हैं। अभी देखो, मेटल की किसी की भी मेटल की जो हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की इक्वेशन लिखते हैं वो इसी तरह रिवर्सिबल पैटर्न में लिखते हैं मुबश्शिर, कि मेटल प्लस आयन गिव्स मेटल एटम। ठीक है जी सर। अब हमें पोटेंशियल, जो ऊपर हमने पोटेंशियल वैल्यू तुमने देखी, उस पोटेंशियल से तुमने क्या डिड्यूस किया था अभी? कि ये रिडक्शन कर रहा है, यस और नो? और ये ऑक्सीडेशन कर रहा है, किया था ना? तो रिडक्शन का मतलब क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है ये वाला जो मेटल है ये प्रेफर कर रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को, यस और नो? जी सर। यस सर। तो जब ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्रेफर करेगा तो इसका मतलब है इसका इक्विलिब्रियम राइट साइड पे डायरेक्टेड होगा, क्योंकि गेन ज्यादा होगा तो इक्विलिब्रियम राइट साइड पे डायरेक्टेड होगा। और इधर जो पिछली एग्जांपल जो तुमने समझ में नहीं आई, उसमें क्या है? बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि उसमें चूंकि ऊपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो ऊपर जो पोटेंशियल था वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था, तो वहां पर आप क्या प्रेडिक्ट करेंगे? सिंपल कि भाई मेटल जो है क्या प्रेफर करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करना। इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब क्या हो गया? कि मेटल का जो इक्विलिब्रियम होगा वो लेफ्ट साइड की तरफ डायरेक्टेड रहेगा, यस और नो? यस सर। भाई ऑक्सीडेशन वाला मेटल जो है इट विल प्रेफर टू स्टे एज आयन, जबकि जो रिडक्शन वाला मेटल है दैट वुड प्रेफर टू स्टे एज मेटल, यस और नो? जी समझ में आ गया? तो इससे इक्विलिब्रियम का शिफ्ट समझ में आया या नहीं आया? तो पहली चीज बेटा मेरी ये हेडिंग्स याद रखना, पैटर्न लूज नहीं करोगे तो चैप्टर फिंगर टिप पे रहेगा नूर रहमान। पहला क्या है? तुम्हें पहले हमने समझाया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में इक्विलिब्रियम का क्या कॉन्सेप्ट है समझा दिया था ना, इक्विलिब्रियम आता है और ये तमाम चीजें। अब फिर मैंने बताया कि मेटल कुछ प्रेफर करते हैं टू स्टे एज मेटल, कुछ प्रेफर करते हैं टू स्टे एज आयन, उसी बुनियाद पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल बनते हैं। और
डिटरमाइन करना है तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड चाहिए। उसका लॉजिक क्या है, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में चला जाता है और पोटेंशियल उसका जीरो हो जाता है, इलेक्ट्रोड डिफरेंस नहीं रहता पोटेंशियल का। अच्छा, उसके बाद फिर हमने कहा कि भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यूज हैं, ये इसका यूजेज क्या है। तो पहला यूजेज मैंने क्या लिखा कि आप इससे बता सकते हो कि कौन सा मेटल ऑक्सीडेशन को प्रेफर करेगा और कौन सा रिडक्शन को। यहां तक बात समझ में आ गई? पहला यूजेज क्लियर है सबको? जी सर। Yes, sir. जी दूसरा यूजेज क्या है? दूसरा यूजेज है टू प्रेडिक्ट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। दूसरा यूज क्या है कि आप इससे प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। क्या सिंपल सा लॉजिक होता है बेटा, लिख के समझा देते हैं। लॉजिक यहां पर क्या याद रखना है कि जो मेटल ऑक्सीडेशन करता है, वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये ओ लेवल से सिखाता आ रहा हूं अपने बच्चों को ताकि उनको कंफ्यूजन ना हो। जो मेटल ऑक्सीडेशन करता है वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। और जो मेटल बेटा रिडक्शन करता है वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहले बताओ, ये बात समझ में आती है? कोई जी, मुश्किल सर। तो नहीं लग रहा किसी को? आसान लग रहा है? जी सर। अब देखो, मुबशिर ऊपर से ही कनेक्टेड है। अभी हम लोग ई वैल्यू से बता कर आए कि ऑक्सीडेशन कहां हो रही है, रिडक्शन कहां हो रही है। बोलो भाई, ई वैल्यू से हम लोग अभी ऊपर बता कर आए कि ऑक्सीडेशन कहां हो रही है, रिडक्शन कहां हो रही है। अगर ई वैल्यू नेगेटिव जी। में है तो हम कह कर आए कि ऑक्सीडेशन हो रही है, और ई वैल्यू पॉजिटिव में है तो रिडक्शन हो रही है। जब ऑक्सीडेशन हो रही है तो रिएक्शन जो है वो लेफ्ट की तरफ डायरेक्टेड है, और जब रिडक्शन हो रही है तो इसका मतलब है इक्विलिब्रियम राइट की तरफ डायरेक्टेड है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, अब देखो मैं थोड़ी एक दूसरी एग्जांपल देता हूं। अब लेट्स सपोज मैं कहता हूं एक मेटल है, उसकी ई वैल्यू जो है वो है लेट्स से -0.32 वोल्ट्स माइनस, और दूसरा मेटल है जिसकी वैल्यू है प्लस 0.96 वोल्ट्स। दो मेटल हैं। तो पहले तो मुझे बताओ कौन सा ऑक्सीडेशन कर रहा है, कौन सा रिडक्शन कर रहा है? जी बेटा, पहला वाला ऑक्सीडेशन कर रहा है, पहला दूसरा वाला oxidation. सेकंड रिडक्शन। हाँ, reduction. इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? पहला वाला इज डूइंग ऑक्सीडेशन, मेटल 1 इज डूइंग ऑक्सीडेशन एंड मेटल 2 इज डूइंग रिडक्शन। मुबशिर, तुमको ये समझ में आता है? जी सर। अब अगर मेटल 1 ऑक्सीडेशन कर रहा है, इसका मतलब है इट वुड बी रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। सिंपल हो गया। और अगर मेटल 2 जो है वो रिडक्शन कर रहा है तो इट विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक और एग्जांपल देखना, अभी बात खत्म नहीं हुई। पहले मुबशिर समझ में आया? जी सर। मुश्किल लग रहा है क्या? नहीं सर। अच्छा, एक और एग्जांपल देखो। एक मेटल 1 है, लेट्स से उसका ई वैल्यू है प्लस 0.70 वोल्ट, और दूसरा मेटल है M2, उसका ई वैल्यू है प्लस 1.3 वोल्ट, प्लस 1.3 वोल्ट। ठीक है, अगर पहले इनको अलग अलग देखो, पहले दोनों कंबाइन देखने की जरूरत नहीं है, पहले दोनों को अलग अलग देखकर मुझे बताओ कि विच मेटल इज डूइंग, यानी दो जो पोटेंशियल वैल्यूज है वो क्या बता रही हैं? पोटेंशियल वैल्यूज क्या बता रही हैं? दोनों रिडक्शन। Reduction. पोटेंशियल वैल्यूज क्या बता रही है? Reduction. रिडक्शन पोटेंशियल है, यस और नो? जी सर। दोनों का पोटेंशियल क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल है। लेकिन अगर यानी दोनों हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल शो कर रहे हैं, लेकिन अब अगर मैं पूछता हूं कि दोनों, अच्छा रिडक्शन पोटेंशियल शो कर रहे हैं, इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा? यस सर, दूसरा वाला। जो ज्यादा रिडक्शन कर रहा है। क्या ख्याल है? तो दिस वुड बी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या ख्याल है बच्चों? यस सर। अगर कंपेयर करेंगे तो M2 जो होगा वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्योंकि M2 का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो लिंक कर पा रहे, नहीं कर पा रहे? जी सर। जी सर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, M2 है, इसका इक्विलिब्रियम किस तरफ डायरेक्टेड होगा? अगर मैं लिखता हूं इक्वेशन, M2 प्लस आयन गेन्स इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म M नॉट मेटल, ये रिवर्सिबल स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखता हूं मैं। मुबशिर, तुम मुझे बताओगे
कि M2 का रिडक्शन पोटेंशियल ऊपर, तुम देख चुके हो, इसका इक्विलिब्रियम किस तरफ डायरेक्टेड होगा बेटा, फॉरवर्ड बैकवर्ड? हेलो हेलो जी सर, फॉरवर्ड होगा। फॉरवर्ड होगा कि बेटा देखो मुबशिर, तुम्हें बड़ी ताज्जुब की बात है कि तुम्हें भी समझ में आ रहा है एक दफा में, माशाल्लाह, ठीक है ना। तो इसका मतलब है अगर कॉन्सेप्ट बैठ गया तो हलवा है बेटा। क्या हुआ, क्योंकि इसका पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव में था, रिडक्शन था, तो इट मींस इट प्रेफर टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड बिकम मेटल। तो इसलिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसका पोटेंशियल जो है वो, इसका जो इक्विलिब्रियम है फॉरवर्ड डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगा या राइट साइड पे शिफ्ट हुआ होगा। तो अब तक मैंने दो बातें समझा दी कि ई वैल्यूज को यूज करते हुए बेटा पैटर्न लूज नहीं करना है। तुम्हें इससे पहले का पैटर्न क्या था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, डिटरमाइन कैसे करते हैं, शी क्या है, कैसे बनता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह का होता है, कैसे पता चला, इलेक्ट्रॉन, बाज मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करना प्रेफर करते हैं, बाज गेन करना प्रेफर करते हैं। बार बार वहीं से लेकर आ रहा हूं जो लूज और गेन का। अच्छा एक मिनट रुक जाए, आई नीड टू टेक अ कॉल, एक मिनट रुक जाए। अस्सलाम वालेकुम जी मुंता, अस्सलाम वालेकुम जी मुंता, कितनी आ रही है? 90.113। अच्छा दो अलग अलग रीडिंग बता रहे हो आप। अच्छा बेटा, तो दो आपको समझ में आ गए, दो यूजेज समझ में आ गए। अब तीसरा यूजेज बता रहा हूं बेटा। अब तीसरा यूजेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत गौर से सुनना है बेटा कि तीसरा यूजेज क्या है ई वैल्यूज का। बेटा तीसरा वैल्यू है, तीसरा यूजेज है, तीसरा जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है कि ई वैल्यूज कैन बी यूज्ड टू प्रेडिक्ट the cell potential. It is used to predict what? The cell potential. सेल पोटेंशियल। मुबश्शिर तवज्जो रखना, अब ये सेल पोटेंशियल का क्या गेम है, बड़ा सिंपल सा गेम है। मैं इसकी डिटेल्स भी कराऊंगा, लेकिन अभी मैं यूजेज के हिसाब से समझा रहा हूं तो उम्मीद है समझ में आ जाएगा। देखो लेट्स सपोज अभी हमने कहा था कि मैं क्या करूं, दो मेटल्स ले लूं, ये मेटल लेट से मैंने ले लिया जिंक और ये मेटल ले लिया लेट से मैंने कॉपर, और दोनों को कनेक्ट करूं मैं वोल्ट मीटर के थ्रू। इस वाले के अंदर मैं डालूं जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन और इसके अंदर मैं डालूं किसका, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, और दोनों सॉल्यूशन को मैं कनेक्ट कर दूं बाय यूजिंग अ कनेक्टर कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। मैं इसके बारे में तफसील भी बताऊंगा। अभी जो बता रहा हूं वो क्या है कि देखो हमने शुरू में ये बात की थी मुबश्शिर उर्वा कि अगर किसी एक मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करना है तो जरूरी है कि उसके साथ दूसरा जो इलेक्ट्रोड है वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड हो, यस और नो। लेकिन अगर मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन नहीं करना और मैंने दोनों मेटल ही इस्तेमाल कर लिए, दोनों जगह पर अलग अलग मेटल इस्तेमाल कर लिए, बेटा समझना, दोनों जगह पे अलग अलग मेटल इस्तेमाल कर लिए, तो दोनों का जो अपना अपना पोटेंशियल है वो कंबाइन होके वोल्ट मीटर में शो होगा, यस और नो? Yes, sir. बशीर यस और नो? बेटा अगर मैंने दोनों इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल कर लिए और मेरा मकसद पोटेंशियल डिटरमाइन करना नहीं है, तो मुझे वोल्ट मीटर पे जो रीडिंग मिलेगी वो रीडिंग दोनों का कंबाइन पोटेंशियल होगा, दोनों का रिजल्टेंट पोटेंशियल होगा, और इसी को आप सेल पोटेंशियल कहते हैं। तो सेल पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या हुआ, कॉन्सेप्ट क्या हुआ, व्हाट इज सेल पोटेंशियल? कि जब आप कोई सर्किट दो डिफरेंट मेटल से बनाते हैं तो दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो रिजल्टेंट इफेक्ट आता है उसे सेल पोटेंशियल कहते हैं। दोनों यानी अच्छा इसको मैं और बेहतर तरीके से बताऊं, ये जो मैंने एक डायग्राम बनाई है इसको हाफ सेल कहते हैं और ये दूसरा हाफ सेल है, यानी एक जिंक का हाफ सेल है और एक कॉपर का। मैं अभी अलग से भी कराऊंगा, अभी उसकी वैल्यू के लिहाज से सिर्फ समझाना चाह रहा हूं। दो हाफ सेल हैं, तो आप यूं समझे कि आप जब दो डिफरेंट हाफ सेल्स को कंबाइन करते हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट पोटेंशियल होता है उसको क्या कहा जाता है बेटा, सेल पोटेंशियल। तो जिंक और कॉपर के को कंबाइन अगर आपने किया तो वोल्ट मीटर पे अब जो रीडिंग आएगी ना वो पूरी तौर पे जिंक की होगी और ना ही वो पूरे तौर पर, बोलो बेटा, कॉपर की होगी, ना वो जिंक की होगी ना वो
कॉपर की होगी, दोनों का रिजल्टेंट इफेक्ट होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसको आप कहते हैं सेल पोटेंशियल। तो बेटा ई वैल्यू से, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू से आप क्या डिटरमाइन कर सकते हो बेटा? सेल पोटेंशियल भी डिटरमाइन कर सकते हो। कैसे? अभी बताता हूं। पहले बताओ सेल पोटेंशियल क्या होता है, समझ में आया? कि जब दो हाफ सेल्स को आप कंबाइन करते हैं, जब दो हाफ सेल्स को कंबाइन करते हैं तो उनका किसी एक मेटल का पोटेंशियल शो नहीं होता, दोनों का जो रिजल्टेंट पोटेंशियल शो होता है उसे सेल पोटेंशियल कहते हैं। कोई मसला? नहीं Yes, सर। sir. नहीं। अब यहां पर आपने एक तरफ बनाया है जिंक हाफ सेल और एक तरफ बनाया है कॉपर हाफ सेल। तो आए इसी की पहले बात कर लेते हैं। जिंक हाफ सेल की अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो स्टैंडर्ड ये लिखूंगा बेटा मुबशिर, जिंक आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स, ये इक्वेशन लिखी जाएगी मुबशिर। जी सर। और कॉपर के लिए क्या लिखी जाएगी? कॉपर आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स कॉपर न्यूट्रल एटम। अब बेटा जिंक का जो पोटेंशियल वैल्यू है ना बेटा, जरा समझना, वो होती है -0.76 वोल्ट। और कॉपर की जो पोटेंशियल वैल्यू है, कॉपर की जो पोटेंशियल वैल्यू है वो होती है +0.34 वोल्ट। ठीक है जी। जिंक की क्या है, कॉपर की क्या है, दोनों की एग्जैक्ट वैल्यूज लिखी है। पहले बताओ यहां तक बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. अब मेरे Yes, बच्चे sir. क्योंकि हमने दोनों को क्या किया हुआ है, दोनों को क्या किया हुआ है, कनेक्ट। तो अब जरा बात को गौर से सुनना मेरे बच्चे, दोनों को क्योंकि हमने किया हुआ है कनेक्ट, तो इसलिए अब गौर से समझना है कि क्या होगा। देखो बच्चे, अब मैं थोड़ा सा लंबा कर रहा हूं लेकिन बात पूरी समझाना मकसद है। देखो जिंक के अंदर अपनी एक्टिविटी चल रही है, डायग्राम में समझाता हूं। जिंक के अंदर अपना साइकिल चल रहा है। क्या साइकिल है जिंक का? कि जिंक से जिंक आयंस बन रहे होंगे, है ना, और जिंक आयंस वापस जाके जिंक बन रहे होंगे, ऐसा नो? Yes, sir. और कॉपर के अंदर अपना साइकिल चल रहा होगा, कॉपर से कॉपर आयंस बन रहे होंगे और कॉपर से कॉपर आयन से वापस कॉपर मेटल बन रहा होगा। बेटा बात समझ में आ रही है? जी सर। मुबशिर, मुबशिर सर ये नूर रहमान, वापस क्यों बन रहा है? जी सर। बेटा डे 1 पे तो यहीं से कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया ना कि मेटल जब अपने सॉल्यूशन में डिप्ट होता है तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, फिर वो इलेक्ट्रॉन जो आयंस बनाता है और वो आयंस फिर इलेक्ट्रॉन गेन करके दोबारा से मेटल बना लेते हैं। सही सर। सर 2 मिनट ये नोट डाउन कर लें। 1 मिनट रुक जाओ, अभी बताया कहाँ है मैंने कुछ। ये तो मैंने कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का यहीं से शुरू किया था। मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, किसी और वजह से लंबा कर रहा हूँ। मैं इसको आसान लफ्जों में भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं उसको वहीं तक लाऊंगा। थोड़ा लंबा कर रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट को, उसकी वजह ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो और बात भी पूरी समझ में आए। भाई यहीं से तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शुरू किया था ना कि मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होता है, आयन बनाता है और फिर आयन जो है ना इलेक्ट्रॉन को गेन करके वापस, बोलो बेटा, मेटल बना लेते हैं। मेटल बना रहे थे। ये रिवर्सिबल रिएक्शन था ना, तो जिंक के अंदर भी चल रहा होगा, कॉपर के अंदर भी चल रहा होगा, यस और नो? जी सर। जी। यहां तक पहले बताओ समझ में आ गया है? जी सर। जी अब सर। गौर सुनना जो मैं बात बता रहा हूं, और लिंक कर पाओगे तो यस हो जाएगा। देखो बेटा, जिंक का जो वैल्यू है, जिंक की जो पोटेंशियल वैल्यू है वो क्या बता रही है कि जिंक का पोटेंशियल है माइनस में। इसका मतलब है जिंक ऑक्सीडेशन को पसंद करता है, यानी जिंक प्रेफर टू स्टे एज आयंस, यस और नो? जी सर। जिंक प्रेफर टू, सबका यस आएगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। जिंक प्रेफर टू स्टे एज आयंस, यस और नो? यस। यस सर। तो जिंक प्रेफर टू स्टे एज आयन का मतलब है जिंक तेजी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। भाई आयन कैसे बनेगा? तेजी से इलेक्ट्रॉन लूज करके। यस सर। ठीक है ना? जिंक प्रेफर टू स्टे एज आयन, ये मसला तो नहीं है? ये मसला क्लियर है? नहीं सर। अच्छा, Yes, इसी जी तरह सर। बेटा मुबशिर देखो, कॉपर जो है उसका पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल है। इसका मतलब है कॉपर प्रेफर टू स्टे एज कॉपर, कॉपर प्रेफर टू स्टे एज कॉपर। ये बात समझ में आई? जी। जी सर। ठीक है। अब अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कहूं नूर रहमान, तो मैं क्या कह सकता हूं कि जिंक के इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से प्रोड्यूस होंगे एज कंपेयर टू कॉपर, क्योंकि जिंक लव्स टू ऑक्सीडाइज। जिंक ऑक्सीड, उसका पोटेंशियल बता रहा है कि जिंक को ऑक्सीडेशन करना पसंद है। तो जिंक जब ऑक्सीडेशन करेगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से प्रोड्यूस होंगे इस इलेक्ट्रोड पर, जी। जबकि Yes. कॉपर ऑक्सीडेशन नहीं, रिडक्शन को पसंद करता है। इसका मतलब है कॉपर पर जो इलेक्ट्रॉन, कॉपर इलेक्ट्रोड पर जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे वो बहुत कम होंगे, क्योंकि कॉपर प्रेफर टू स्टे एज कॉपर। तो कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज तो कर रहा होगा कॉपर आयन बनाने के लिए, लेकिन उतनी तेजी से नहीं कर रहा होगा जितनी तेजी से जिंक कर रहा है। सुनो,
जी सर। Yes, sir. ये बात समझ पाए नहीं समझ पाए? सर ये इलेक्ट्रॉन्स सर। का क्या बता रहे हैं सर आप? अबे यार देखो भाई, आप पोटेंशियल वैल्यूज ही पर तो हूं मैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लंबा कर रहा हूं ताकि पूरी बात समझा सकूं। मैंने देखा आपके सामने दो इक्वेशन लिख दी, अब मैं दो सेल्स को कनेक्ट कर चुका हूं, कनेक्ट करने के बाद मैं देख रहा हूं कि प्रोसेस क्या होगा। भाई प्रोसेस को समझा रहा हूं कैसे, थोड़ा सा लंबा कर रहा हूं मुझे पता है, लेकिन इससे पूरी बात समझ में आएगी कि भाई जिंक के हाफ सेल ऑक्सीडेशन रिडक्शन शुरू हो गई है और कॉपर के हाफ सेल में भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन शुरू हो गई है। इतनी बात समझ में आती है? जी। तो दोनों के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही है और दोनों के अंदर रिडक्शन भी हो रही है, क्योंकि हम देखते हैं ना कि साइकिल है ना, मेटल से मेटल आयन बनता है, मेटल आयन से एटम बनता है, इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन गेन होता है। तो दोनों मेटल्स के अंदर, दोनों हाफ सेल के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन होने का सिलसिला चल रहा है। लेकिन हमें ई वैल्यू से पता चला कि जिंक जो है वो ऑक्सीडेशन ज्यादा करेगा, और जब जिंक ऑक्सीडेशन ज्यादा करेगा तो जिंक इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। यस और नो? यस सर। और कॉपर जो है चूंकि उसका पोटेंशियल बता रहा है कि वो रिडक्शन पोटेंशियल है, इसलिए कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने को प्रेफर करेगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो इसका मतलब ये हुआ, कंक्लूजन ये हुआ कि दोनों इलेक्ट्रोड पर, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, दोनों इलेक्ट्रोड पर जैसे आप कनेक्ट करोगे दोनों इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन चल रही है, बट ऑक्सीडेशन ज्यादा हैवियर है कहां पर? जिंक इलेक्ट्रोड पर, और रिडक्शन ज्यादा हैवियर है कहां पर? कॉपर इलेक्ट्रोड पर। Yes. जी सर। मेरे जुमले नूर रहमान, ये बहुत मैं की पॉइंट दे रहा हूं किसी वजह से, ये मेरे बच्चे तुम लोग कंफ्यूज ना हो, अगर तुम याद रख लेना कि यानी नॉर्मली जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो वो बोलते हैं एक पर ऑक्सीडेशन हो रही है एक पर रिडक्शन। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता, इनिशियली ऐसा नहीं होता। दोनों इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही है। जिंक से जिंक आयन भी बन रहे हैं, जिंक आयन से जिंक मेटल भी बन रहा है, कॉपर से कॉपर आयन भी बन रहे हैं, और कॉपर आयन से कॉपर मेटल भी बन रहा है। लेकिन हमें पोटेंशियल वैल्यूज से पता चल रहा है कि जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन तेज हो रही है, यानी ऑक्सीडेशन ज्यादा हो रही है। जिंक का जो, देखो ना, वैल्यू से मुबशिर तुम नहीं कह सकते कि जिंक का जो इक्विलिब्रियम है वो लेफ्ट पे डायरेक्टेड होगा। वैल्यू हमें बता रही है कि जिंक का जो पोटेंशियल है वो लेफ्ट पे डायरेक्टेड होगा। यस और नो? जी। तो इसका मतलब है ना कि जिंक ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा। और कॉपर की वैल्यू से हमें पता चल रहा है कि कॉपर का जो इक्विलिब्रियम डायरेक्टेड है वो कहां पर होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी कॉपर गेन करने को प्रेफर करेगा। यहां तक बात समझ में आती है? Okay. जी सर। अब जी। बेटा नूर रहमान, जब एक इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं क्योंकि उस पर ऑक्सीडेशन ज्यादा हो रही है, और दूसरे इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन कम प्रोड्यूस हो रहे हैं क्योंकि रिडक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन स्लो हो रही है, इस वजह से हम क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है। यहां पर इलेक्ट्रॉन का ग्रेडियंट ज्यादा हो जाएगा और यहां पर इलेक्ट्रॉन का ग्रेडियंट कम हो जाएगा। यस और नो? इलेक्ट्रॉनिक जी। कॉन्सेंट्रेशन at zinc electrode will be higher and electronic concentration जी at सर। copper electrode will be lower। रीजन समझ में आया? देखो भाई, बार बार बता रहा हूं, मैं इसको सिंपल भी कर सकता हूं लेकिन लंबा कर रहा हूं ताकि पूरी बात समझा सकूं कि दोनों इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है। नूरमान, दोनों इलेक्ट्रोड पे जी। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है। फर्क क्या है कि जिंक के इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन ज्यादा हो रही है, रिडक्शन स्लो हो रही है, और कॉपर के इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन ज्यादा हो रही है, ऑक्सीडेशन स्लो हो रही है। जिसकी वजह से अगर मैं इलेक्ट्रॉन की प्रोडक्शन पे बात कर लूं तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहां प्रोड्यूस होंगे? जिंक पर, और कम कहां प्रोड्यूस होंगे बेटा? Copper. कॉपर पर। ठीक है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेंट्रेशन का क्या क्रिएट हो जाएगा? ग्रेडियंट। और जब ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू Lower. बेटा इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करने लगेंगे? हायर पोटेंशियल टू लोअर, दैट इज फ्रॉम जिंक हाफ सेल टू कॉपर हाफ सेल। यस और नो? यस सर। जिंक हाफ सेल टू कॉपर हाफ सेल। बात समझ में आ रही है यस सर। मुबशिर? यस सर। Sir, shouldn't it move from copper to zinc? नो बेटा, व्हाई? इलेक्ट्रॉन जो है कहां ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं? जिंक पे प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, जिंक Oh, वाले ठीक है, इलेक्ट्रोड पर। ठीक है, जी, sir. इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस मोर एट द जिंक इलेक्ट्रोड बिकॉज ऑफ मोर ऑक्सीडेशन। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्सेंट्रेशन है, डेंसिटी है, वो जिंक इलेक्ट्रोड पे ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन विल मूव जी। फ्रॉम जिंक टू कॉपर इलेक्ट्रोड। समझ में आई बात? जी, sir. यहां तक बात समझ में आई? जी सर।
अच्छा, जब ये इलेक्ट्रॉन बेटा दूसरे हाफ सेल में मूव करेंगे तो कॉपर इनको गेन करेगा, यस और नो? Yes, जी sir. भाई ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से मूव करके आ रहे हैं वो इसकी जगह ऐड हो जाएंगे ना, तो कॉपर आइंस विल गेन दिस इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला इक्विलिब्रियम फर्दर फॉरवर्ड में जाएगा, यस और नो? Yes, sir. अब जरा समझना, अब बात पूरी करने लगा हूं मैं बेटा। जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इलेक्ट्रॉन ठहर नहीं रहे। नूर रहमान, इलेक्ट्रॉन एक हाफ सेल से दूसरे हाफ सेल में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी का ग्रेडियंट क्रिएट हुआ हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी का ग्रेडियंट क्रिएट हुआ हुआ है। मैं फिर साफ सुथरा लिखूं, जरा बात समझाएं। एएस का इक्विलिब्रियम याद आना चाहिए, एएस का इक्विलिब्रियम याद करो बेटा। क्या पढ़ा था तुमने? दोबारा से साफ सुथरा करके लिख रहा हूं, और फिर समझ में आ जाए तो मुझे बोलना हाँ सर समझ में बम्बू आ गया, अब कंफ्यूजन नहीं होगी। देखो मेरे बच्चे, आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा था कि भाई अगर मैं रिएक्टेंट हटाऊंगा, याद है, रिएक्टेंट रिमूव करूंगा तो जो इक्विलिब्रियम होता है वो बैकवर्ड जाएगा नहीं जाएगा? बोलो भाई, इक्विलिब्रियम का जी कॉन्सेप्ट सर। पढ़ा था?